मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ बिट्टू सर, रिद्धि सिद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9th विज्ञान का अध्याय 5 जो कि है जीवन की मौलिक इकाई का प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आप यहाँ देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका ये वाला है और ये जंतु कोशिका है। कोशिका दोनों दिखा दी है। पहला ही प्रश्न है आपका, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका को तुलना करें या अंतर स्पष्ट करें, जो भी हो। चलिए पादप कोशिका जंतु कोशिका लिख के आपको लिखना है कोशिका भित्ति उपस्थित होती है पादप कोशिका में और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। चलिए देखिए यहाँ पे कोशिका भित्ति कौन सा है, जो बाहर वाला ये देख रहे हैं मोटा वाला ये सरफेस, यही है कोशिका भित्ति। इसमें वो सरफेस नहीं है, ये जो सरफेस कड़ापन जो होता है, जैसे आप किसी पेड़ को छूते हैं बाहरीपन जो एकदम कड़ा होता है, वही है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित होती है हमारे जंतु कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर। बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है और छोटी या अनुपस्थित रिक्तिका होती है। आकार नियमित, आयताकार, आकार अनियमित, गोला, अंडाकार, बहुत तरह के आकार के होते हैं, लेकिन ये नियमित आकार के होते हैं। पादप कोशिका हमेशा याद रखेंगे, पादप कोशिका नियमित आकार में होंगे, लेकिन जंतु कोशिका अलग अलग प्रकार में होंगे। देखिए जैसे कि हमारा लीवर का कोशिका होगा वो अलग होगा, हमारा मस्तिष्क का कोशिका होगा वो अलग होगा, अलग अलग आकार के होते हैं। बस काफ़ी है, 1 नंबर खत्म हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं। देखिए 2 प्रकार के कोशिका, मतलब कोशिका एक मैच्योर एगो अनमैच्योर की बात हो रही है, वही बात है। प्रोकैरियोटिक, इसमें ये अनमैच्योर कोशिका एक तरह से आप समझ सकते हैं, इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। इसमें केंद्रक नहीं होता है, डीएनए स्वतंत्र रहता है जैसे बैक्टीरिया का होता है। ठीक है, अनमैच्योर। अब यूकैरियोटिक जो हमारे में है, स्पष्ट केंद्रक होता है, झिल्ली, बद्ध, अंगक उपस्थित जैसे पौधे एवं जंतु के कोशिका है। बस इतना ही काफ़ी है। मैंने बहुत ही आसान भाषा में से तैयार किया और बहुत छोटे भाषाओं का प्रयोग किया है। इसे आसानी से याद भी आप कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। फिर से एक बार समझेंगे, प्रोकैरियोटिक जो होता है वो अनमैच्योर होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, डीएनए स्वतंत्र होते हैं, बैक्टीरिया का होता है। और यूकैरियोटिक जो हमारे में पादप में होता है, केंद्रक स्पष्ट दिखते हैं। देखिए आप इसमें केंद्रक स्पष्ट दिख रहे हैं, इसमें भी केंद्रक स्पष्ट दिख रहे हैं। झिल्लीबद्ध अंगक उपस्थित होते हैं, हर एक अंगक में झिल्ली उपस्थित होती है जैसे पौधे और जंतु कोशिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो अगला है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। जो हमारा कोशिका है वो नष्ट हो जाएगा, सीधा बात है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सुरक्षा करती है। यदि यह टूट जाए तो कोशिका का अंदर बाहर पदार्थ का नियंत्रण खत्म हो जाएगा और कोशिका नष्ट हो जाएगी। मान लीजिए कोशिका का झिल्ली टूट जाएगा तो क्या होगा। देखिए प्लाज्मा झिल्ली ये बाहर वाला यदि टूट गया तो जो भी अंदर में सामान है वो इधर उधर बिखर जाएगा और क्या होगा, जब कोशिका नष्ट हो जाएगी। वही कह रहा है कि यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो क्या होगा, तो कोशिका का अंदर बाहर पदार्थ का नियंत्रण खत्म हो जाएगा और कोशिका नष्ट हो जाएगी। बस इतना ही। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। देखिए गोल्जी उपकरण पदार्थ का संशोधन और परिवहन करते हैं। जैसे पौधों में जाइलम फ्लोएम का काम होता है ना, वैसे गोल्जी उपकरण का होता है पदार्थ का संशोधन और परिवहन। इसके बिना प्रोटीन और लिपिड का सही वितरण नहीं होगा, कोशिका का कार्य बाधित हो जाएगा और कोशिका नष्ट हो जाएगी। कोई भी चीज अपनी जगह पे उसकी इंपॉर्टेंस होती है, उसी तरह गोल्जी उपकरण क्या करता है, संशोधन और परिवहन करता है पदार्थों का। तो क्या होगा, परिवहन नहीं हो पाएगा, इधर उधर जा नहीं पाएंगे प्रोटीन और लिपिड, तो क्या होगा, कोशिका का कार्य बाधित हो जाएगा और कोशिका नष्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में इतना काफ़ी है। कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है। तो माइक्रोकोंडिया जो होता है वो बिजली घर कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि यह भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। जो हम भोजन करते हैं
हमारे शरीर से उसका अवशोषण होता है, तो वो जो भोजन ऊर्जा हमें उत्पन्न करता है, जिससे हम बोल सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, तो ये जो ऊर्जा है वो कौन बनाता है? ये माइक्रोकोंडिया बनाता है, वो कोशिका के अंदर में होता है जो ये काम करता है। इसीलिए हम माइक्रोकोंडिया को बिजली घर कहते हैं। यह भोजन से ऊर्जा का उत्पन्न करता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। कोशिका झिल्ली को बनाने वाली लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए, लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण होता है अंतर्द्रवी जालिका में, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, एगो चिकनी होती है, एगो रफ होती है। चिकनी, तो चिकनी लिपिड का संश्लेषण होता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ACR लिखेंगे, और प्रोटीन का संश्लेषण होता है RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसको, हिंदी में अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। और उसमें चिपके हुए होते हैं राइबोसोम, उसी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आंसर यही लिखना है, लेकिन मैं फिगर से आपको समझा रहा हूँ क्या होते हैं ये। देखिए यहाँ पे दो प्रकार के रेटिकुलम दिख रहे हैं, एक देखिए ये, और उससे एक सटा हुआ ये, एक है स्मूथ, एक है रफ। स्मूथ एक एकदम चिकना चिकना है, इसमें देखिए रफ कुछ दाना दाना चिपका हुआ है, लग रहा है ना, ये दाना दाना चिपका हुआ है इसमें, तो ये एकदम स्मूथ है। तो स्मूथ में होता है ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, इसको बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ये फिगर, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, इसमें होता है लिपिड का संश्लेषण। और यहाँ पे देखिए जो चिपके हुए वो राइबोसोम है, उसको राइबोसोम बोलेंगे। जो ये काला 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 धब्बा धब्बा दिख रहे हैं वो राइबोसोम है। तो ये किसमें है? रफ मतलब खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका इसको बोलेंगे, उसी में राइबोसोम चिपके होते हैं, उसी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आपको आंसर में सिर्फ लिखना है लिपिड का संश्लेषण होता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ACR में, अब प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। यदि आपको और लिखने का मन करे तो RER लिख देंगे। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने अभी आपको दिखला दिया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ये वाली, और ये खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? आप कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे कि अमीबा कैसे भोजन प्राप्त करता है। यहाँ पे इस प्रक्रिया को पढ़ेंगे। अमीबा फोगोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है, जिससे वह अपना छद्म पाद से भोजन को घेर कर निगल लेता है। देखिए उसकी प्रक्रिया को समझिए। देखिए ये अमीबा है, अमीबा के सामने भोजन आया, वो क्या किया, धीरे धीरे करके भोजन को पकड़ा। ये फिगर आपने क्लास 9 में भी 8 में भी देखा होगा। ये देखिए यहाँ पे इसको अंदर डाल लिया और धीरे से उसका पाचन कर लिया। समझ में आ रहा होगा आपको, यह डाइजेशन हो गया। क्लियर है? यही है अमीबा का भोजन करने की प्रक्रिया, जिसको फोगोसाइटोसिस प्रक्रिया कहते हैं। छद्मपाद मतलब वो अपने आप से घेर लेता है चारों ओर और भोजन को कर लेता है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रासरण क्या है? प्रासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। इसको आसान भाषा से मैं समझाता हूँ। यदि आप कोई किशमिश को लेते हैं, जो किशमिश खाते हैं ना, वो किशमिश को यदि पानी में रख देंगे तो किशमिश क्या होता है, फूल जाता है। यही प्रक्रिया प्रासरण है। किशमिश सूखा हुआ था, किशमिश के अंदर पानी कम था, बाहर उसको पानी ज़्यादा मिला तो वो अंदर की ओर बढ़ गया। देखिए मैंने इसे फिगर से समझाया है। सिकुड़ी हुई किशमिश है, हमने जल में डाला तो क्या हुआ, कुछ देर बाद ये फूल सा गया जल में जाने के बाद। यही प्रक्रिया है प्रासरण। लेकिन इसको लिखना कैसे? प्रासरण वह प्रक्रिया है जिससे जल अणु अर्धपरागम्य झिल्ली, जो किशमिश में झिल्ली होता है उसको अर्धपरागम्य झिल्ली बोलते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से पानी अंदर बाहर आ सकता है, के माध्यम से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। किशमिश के अंदर कम पानी था, कम सांद्रता थी, वो बाहर पानी अधिक दिख रहा था, अधिक सांद्रता थी, वो क्या हुआ, उसको एब्जॉर्ब कर लिया और फूल गया। यही है प्रासरण की प्रक्रिया। आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। आंसर में सिर्फ आपको लिखना है, फिगर नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे प्रासरण के बारे में ही बताया गया हुआ है। इसमें आपको 4 आलू लेना है, चारों आलू को आधा आधा करके काट लेना है और उसको छील लेना है। देखिए इस तरह करके आलू छील लिए और इसको बीच से खाली करके कप जैसा बना लेना है। ठीक है, कप जैसा बना के
इसको पहला कप को खाली रखना है, दूसरा कप में 1 चम्मच चीनी डाल देना है कप में डाल के, तीसरे कप में 1 चम्मच नमक डाल देना, और उबला हुआ एक आलू जो रहेगा ना वो उबला हुआ रहेगा, उसमें 1 चम्मच उसमें भी चीनी डाल देना। अब इसके आधार पे उत्तर देना है आपको। देखिए पहला क्वेश्चन पूछता है बी तथा सी में, देखिए दो है ना बी तथा सी, एक चीनी और सॉल्ट वाला, नमक और चीनी वाला, बी तथा सी में सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्रित हो गए। मतलब जो हम आलू को मतलब कप जैसा खोखोर लिए थे, अंदर से खाली कर दिए थे। आप बात को पहले समझिए, ये आलू है, अंदर से इसको खोला हुआ है, कुछ नहीं है। अब इसमें नमक और चीनी का पानी है, इसमें चीनी का पानी, इसमें नमक का पानी, इसमें ये बॉयल्ड आलू है, ये मैंने भपा हुआ आलू है, उसमें किस चीज़ का, तो चीनी का पानी है, और इसमें कोई पानी नहीं है, खाली है ये। तो पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी और सी में जो है ना उसके अंदर में, आलू के अंदर में क्या आ गया, पानी आ गया। क्या कारण था कि इसके अंदर जल आ गया। तो बोल रहे हैं कि कप बी और सी के अंदर का घोल बाहर की जल की तुलना में अधिक सांद्र हो जाता है। इस कारण परासरण की प्रक्रिया द्वारा जल बाहर के से अंदर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चला जाता है, जिससे कप के अंदर जल एकत्रित हो जाते हैं। यही होगा इसका जवाब। आगे चलेंगे 2 नंबर में, ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कप ए में कुछ भी नहीं डाला गया, इसलिए यह नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जल का संचय केवल सांद्र घोल की उपस्थिति में ही होता है। कुछ नहीं था तो क्या होगा, कंट्रोल है, नियंत्रण में है। जब घोल सांद्र होगा तभी ना कुछ होगा, तो यही कहा जाएगा 2 नंबर के आंसर में। 3 नंबर में है ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करें। ए में कोई सांद्र घोल नहीं था, इसलिए परासरण नहीं हुआ। डी में आलू उबला हुआ था, जिससे उसकी कोशिका झिल्ली नष्ट हो जाती है और अर्ध परागम्यता समाप्त हो जाती है, इसलिए परासरण नहीं होता है और जल एकत्रित नहीं होता है। मैंने बताया था कि कोई भी ऑस्मोसिस मतलब परासरण की प्रक्रिया होने के लिए क्या चाहिए होता है, अर्ध परागम्यता झिल्ली चाहिए। तो इसका तो झिल्ली, जब आप उसको आलू को उबलाए तो उसका झिल्ली खत्म हो गया, तो आर पार होगा ही नहीं जल, बस इसीलिए इसमें परासरण की प्रक्रिया नहीं हो पाई। इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में चलेंगे 10 नंबर, वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार की कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। देखिए इसे आप याद रखेंगे, माइटोसिस प्रक्रिया है, इसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं। समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है वृद्धि और मरम्मत हेतु, क्योंकि इसमें समान कोशिकाएं बनती है। अब मान लीजिए मेरा लीवर खराब हुआ, अब लीवर में ही लीवर का ही कोशिका बनेगा तभी ना लीवर ठीक होगा। या मेरे हाथ में चोट लग गया यहाँ पे फिर हाथ में, तो हाथ में जो कोशिका है वही कोशिका का निर्माण होगा तभी ना वो मरम्मत होगा कोशिका का। इसीलिए इसमें माइटोसिस समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। देखिए आंसर में तो यही लिखना है, लेकिन मैं फिगर के माध्यम से समझाता हूँ समसूत्री विभाजन क्या है। देखिए ये है माइटोसिस, इसमें सेम 2 कोशिका थे, निर्माण भी 2 का ही हो रहा है और सेम हो रहा है। देखिए एक लाल है, एक ब्लू टाइप का है, एक लाल एक ब्लू, समझ में आ गया होगा एकदम। यहाँ देखिए इसका निर्माण यही है समसूत्री विभाजन। अब आगे की ओर चलते हैं, युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन होती है, इसका महत्व बताइए। तो युग्मक जब बनते हैं ना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मियोसिस बोलते हैं। इसका महत्व क्या होता है, गुणसूत्र संख्या आधी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है। देखिए हमारा जो गुण है हमारे पूर्वजों से आया, तो ये गुणसूत्र की संख्या तो आधी हुई, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है। ठीक है आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। अब इस बात को देखिए, यहाँ पे था इतना 2 4, लेकिन जो निर्माण हो रहा है वो 2 का निर्माण हो रहा है ना, समझे आप। यही है मियोसिस प्रक्रिया ये है, और ये वाला जो हम दिखाए थे मिटोसिस है। 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, मियोसिस और मिटोसिस। यदि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा, वहाँ पे आपको समझा दूंगा। यहाँ पे आप प्रश्न उत्तर को समझेंगे। यहाँ पे मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट किया है। आपको इसमें फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप आंसर लिखेंगे तो आपका काम
हो जाएगा। यदि एक बार में समझना है तो 2 बार वीडियो को देखेंगे। मैंने सबसे आसान भाषा, इससे आसान भाषा हो नहीं सकता है, मैंने परफेक्ट आसान भाषा में इसे तैयार किया है। अच्छे से लिखेंगे, जो याद करने की है वो याद करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।